हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक बहुत अच्छा टॉपिक लेने वाले हैं और आज आपका टॉपिक होगा अकबर के बारे में। अकबर एक प्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जिसको जाना जाता है, अकबर जिसको मुगल वंश की सत्ता के सुदृढ़ीकरण के लिए जाना जाता है। तो आज का लेक्चर बड़ा ही शानदार होने वाला है। इससे पहले के जो लेक्चर थे वो हमारे बाबर और हुमायूं के बारे में थे। आज हम अकबर के शासन व्यवस्था की शुरुआत करेंगे और अकबर के बारे में जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये लेक्चर सुनने से पहले जो पिछले दो लेक्चर हैं बाबर और हुमायूं के, वो भी ज़रूर सुन लेना, ठीक है। वो अगर आप सुन लेते हो तो उसके बाद इस लेक्चर को सुनने का कुछ मज़ा अलग आएगा, क्योंकि आप पहले के लेक्चर छोड़ देते हो तो फिर जो क्रम है वो टूट जाता है और एक बार क्रम टूट जाता है तो आप लोग समझते हैं कि फिर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आज पढ़ने वाले हैं अकबर। अकबर, जिसको अकबर महान भी बोला जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा, ठीक है। तो आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बारे में जानेंगे कैसे जन्म हुआ, कहाँ पे जन्म हुआ, कौन सी जगह पे जाके इन्होंने प्रथम शासन किया और किससे पहला विवाह किया था। तो देखिए अकबर, अल्लाहू अकबर, ठीक है। तो अकबर जो है वो किसके पुत्र थे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतने परिपक्व हो चुके हो कि ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम होंगी। तो इनके जो पिताश्री थे वो थे हुमायूं, ठीक है। अब देखिए अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आधुनिक प्राचीन जितने भी इतिहासकार रहे हैं, कुछ विदेशी इतिहासकार भी इसमें शामिल हैं, उन्होंने कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल अकबर के लिए किया है। तो वो शब्द जानिए, वो शब्द कौन कौन से होते हैं। तो मैं अगर सबसे पहले बात करूं इनके मूल नाम की, तो इनका जो मूल नाम होता है वो होता है जलालुद्दीन। क्या होता है? जलालुद्दीन इनका क्या होता है? मूल नाम होता है, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये जो मूल नाम होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए कभी भी जब भी आप कोई शासक है, कोई भी शासक हो, उसका नाम अगर उच्चारण करते हैं तो उसके पूरे नाम का प्रयोग किया करो, ताकि आप लोगों को ये सब क्या रहे, याद रहे। इसके अलावा यहाँ तक अगर हाँ यहाँ से अगर इसके अलावा हम इनके उपनामों के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना मूल नाम, ठीक है। यहाँ पे हो गया मूल नाम और यहाँ पे आ जाएगा उपनाम। तो उपनामों के बारे में बात करें तो इनको दक्षिण का क्या बोला जाता है? दक्षिण का बादशाह। पूछा जा सकता है कि दक्षिण के बादशाह के नाम से किसको संबोधित किया गया है, तो याद रखना है इनको दक्षिण का बादशाह। और एक और इनको नाम दिया गया है अर्श आसियानी। अर्श का अर्थ होता है स्वर्ग और आसियानी का होता है उस पर शासन करने वाला। तो दोनों ही नाम याद रखने हैं, लेकिन ये दोनों नामों का जो पदवी है, जो उच्चारण है, जो सूचक है, वो किसके द्वारा किया गया था? तो दोनों शब्दों का जो इस्तेमाल है वो किया गया था जहांगीर के द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा किया गया था। इसलिए दोनों ही शब्दों का उच्चारण करने वाला था जहांगीर। तो आप लोगों को दोनों ही उपनाम पता चल गए होंगे। एक था दक्षिण का बादशाह, एक था अर्श आसियानी। अर्श आसियानी के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा इनको जगदीश्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जगदीश्वर।
क्या कहा जाता है? जगदीश्वर कहा जाता है। देखिए जो उपनाम होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं मेरी नज़र में, क्योंकि यहीं से अगर एक क्वेश्चन निकाल के डाल दिया जाता है तो हम लोग काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कम से कम नहीं तो 2000 से ज़्यादा शासक हैं और 2000 से ज़्यादा शासकों के कम से कम हर शासक के 2 से 3 उपनाम होते हैं, तो लगभग 6000 के पास उनके उपनाम हो गए। उसके अलावा उनके एक मम्मी एक पापा होता है तो 12000 नाम हो गए, और उनका एक जन्म स्थान होता है और वो जन्म स्थान किस राज्य में स्थित है 2 वो हो जाते हैं, तो 12 दूनी 24 या 25000 शब्द हमारे पास एक शासक की जानकारी के लिए पर्याप्त हैं। उसके अलावा भी उनकी डेट ऑफ बर्थ होती हैं, उसके अलावा उनके युद्ध होते हैं, तो ऐसे अगर हम शब्दों का मिश्रण करें तो ये शब्द 1 लाख के पार पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसलिए इतिहास को बेवफाई के लिए जाना जाता है। ठीक है, इतने शब्दों को संग्रह करना थोड़ा अगर आप रेगुलर नहीं रहते तो बड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि अकबर के लिए जो उपनामों के रूप में इस्तेमाल किया गया था, दक्षिण का बादशाह, अरस-ए-आशियानी और जगदीश्वर, ये नाम क्या किए गए? इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा स्मिथ के द्वारा, स्मिथ का नाम आपने सुन रखा होगा, उन्होंने एक शब्द इनके लिए दिया था और शब्द ये दिया था कि अकबर जन्मजात शासक हैं। अकबर जन्मजात शासक हैं। ये किसने कहा था? ये स्मिथ ने कहा था। ठीक है, देखिए इतिहासकारों के जब जो परिभाषाएं होती हैं उनको याद करने में थोड़ा आज सहज नहीं लगता हमको, लेकिन इनको आपको बिल्कुल अनिवार्य रूप से याद करना होगा, क्योंकि ये आपको हर जगह मिलेंगे। जब आपकी 12th पास हो जाती है उसके बाद विस्तृत रूप से आप लोगों को इनको पढ़ना होता है, और आप नहीं पढ़ोगे, आप छोड़ भी दोगे तो आपको फिर ये एमए में जाके पढ़ने पड़ेंगे। आप एमए में भी छोड़ दोगे फिर एग्जाम के कंपटीशन में आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ये अनिवार्य हैं। तो आप लोग अभी से इनको अगर याद कर लोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आपके हिसाब से क्या रहता है वो आप जानें। तो देखिए अकबर को जन्मजात शासक की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई? तो इतिहासकार स्मिथ के द्वारा इनको अकबर को जन्मजात शासक की जो उपाधि है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उपाधि जो है वो दी जाती है प्रथम राष्ट्रीय शासक। ठीक है, क्या उपाधि दी जाएगी इनको? प्रथम राष्ट्रीय शासक। प्रथम राष्ट्रीय शासक इनको एलिफिंटन के द्वारा कहा गया था, लेकिन भारत सरकार इनको प्रथम राष्ट्रीय शासक नहीं मानती। भारत सरकार प्रथम राष्ट्रीय शासक सम्राट अशोक को मानती है। ठीक है, जो इनसे बहुत पहले पैदा हुए थे। तो प्रथम राष्ट्रीय शासक अगर कंपटीशन में पूछा जाए तो सम्राट अशोक को माना जाता है, लेकिन एलिफिंटन के अनुसार जो विदेशी इतिहासकार रहे हैं उन्होंने इनको प्रथम राष्ट्रीय शासक की उपाधि दी है। इसलिए दोनों शब्दों को याद रखना है। अगर कोई इतिहासकार का नाम ना दिया जाए और सीधा ही क्वेश्चन ये पुटअप कर लिया जाए कि प्रथम राष्ट्रीय शासक कौन है, तो सम्राट अशोक को माना जाता है, लेकिन कई इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को भी मानते हैं। इसलिए ये बात किस राइटर ने कही है ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप लोग बिना सोचे समझे आपने किसी बुक में पढ़ लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम राष्ट्रीय शासक हुए हैं, उसके बाद आपने पढ़ लिया सम्राट अशोक, उसके बाद आपने पढ़ लिया कि अकबर, लेकिन किस इतिहासकार ने ये सारी बातें कही हैं, ये पॉइंट आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो एलिफिंटन ने ये बात कही है कि ये प्रथम राष्ट्रीय शासक रहे हैं। कि कॉपी में ये चीज़ें पॉइंट कर दिया करो। क्यों? आपने केवल ये लिख लिया प्रथम राष्ट्रीय शासक, और वो चीज़ अगर कोई ऐसा व्यक्ति देखता है जिसने प्रथम राष्ट्रीय शासक के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य या फिर सम्राट अशोक किसी दूसरे राइटर के अनुसार पढ़ रखे हैं, तो वो स्वाभाविक है वो ये कहेगा ये तो गलत है। ठीक है, लेकिन किस राइटर ने ये बात कही है तो वो बात पीछे कोष्टक में लिख दिया करो, ताकि स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं लेकिन काम की बहुत होती हैं। ठीक है, चलिए हम इसको रफ करते हैं। अगर किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं वो लोग, खासकर 2-4 हैं उनको परेशानी होती है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम इनके जीवन की ओर चलते हैं और जानते हैं इनके जन्म कुंडली के बारे में कि कैसे इनका जन्म हुआ था, कैसे इनका पालन पोषण हुआ और कैसे इनका विवाह कर दिया गया और कैसे इनको गजनी का शासक नियुक्त कर दिया गया। ठीक है,
देखिए, तो इनके जन्म के बारे में अगर बात करें तो इनका जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1942 यानी कि 42 को क्या होता है, इनका जन्म होता है। अक्टूबर का महीना आने ही वाला है, ठीक है। तो इनकी जन्म तिथि कितनी है, 15 अक्टूबर 1942, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये महाराणा प्रताप से 2 साल बड़े थे। अब आप लोगों को ये बात याद रखनी है इनकी जन्म के बारे में। अब मैं बात करूं स्थान के बारे में, कहां पे, स्थान के बारे में बात करूं कि इनका जन्म किस जगह पर हुआ था। तो आप लोगों ने शायद कक्षा 9th या 10th में ये पढ़ा होगा अकबर के जन्म के बारे में। तो वहाँ पे इनका जो जन्म है वो अमरकोट पाकिस्तान में बताया गया है। अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। उस जमाने में जब ये थे तो वो भारत का ही क्या होता था, हिस्सा होता था। तो ये पॉइंट आपको लिखने हैं। तो अमरकोट पाकिस्तान में इनका क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। अमरकोट वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान। और उस कौन थे उस समय वहां के शासक, राणा बीरसाल, ठीक है। राणा बीरसाल के महल में। अब आप लोग ये सोचोगे कि राणा बीरसाल के महल में क्यों हुआ, अपने घर क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ से इनको शेरशाह सूरी ने भगा दिया था इनके पिताश्री को, तो इसलिए इन्होंने राणा बीरसाल के यहाँ पे शरण ली थी। और उसी दौरान अकबर का क्या हो गया था, जन्म हो गया था। लेकिन अकबर के जन्म होने के बाद इनकी जो माताजी हैं और इनके जो पिताजी हैं इनको छोड़कर चले गए थे। और वो कहाँ चले गए थे, ईरान चले गए थे। तो इनका जो बचपन है वो बिना मम्मी पापा के निकला, ठीक है। और यहाँ तक कि इनको इनकी जो माताजी हैं उनका जो प्रथम कहते हैं ना कि प्रथम आहार दूध, तो वो भी क्या है, नसीब नहीं हुआ। तो देखिए, तो अमरकोट पाकिस्तान कहाँ पे हुआ, राणा बीरसाल के महल में हुआ। दोनों तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ विशेष नामों के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। वो विशेष नाम कौन कौन से हैं, देखिए मैं बताना चाहता हूं। माहम अनगा, ठीक है। ये नाम कौन है, माहम अनगा, माहम अनगा। माहम अनगा कौन थी, तो माहम अनगा जो थी वो धाय माता थी, ठीक है। कौन थी, धाय माता थी। इसके अलावा ये वकील भी थी और एक अच्छी प्रवक्ता भी थी जो बोलती थी। तो इन्हीं के संरक्षण में इनका क्या हुआ था, लालन पोषण हुआ था। इसलिए ये नाम तुमको याद रखना है, माहम अनगा। बाद में जब ये राजा बन जाएंगे तब इनका उल्लेख वापस से आएगा, इसलिए मैंने पहले ही ये नाम क्लियर कर दिया है। दाहम अनगा ये कौन थी, धाय माता। धाय माता का मतलब तो तुम लोग समझते होंगे, जो लालन पोषण करती है, ठीक है। धाय माता अक्सर उन घरों में पाई जाती हैं जहाँ कुछ ज़्यादा ही जो लोग बिजी रहते हैं, जिनके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता। उस समय बहुत ज़्यादा धाय माताएँ होती थी, क्योंकि एक राजा के 6-6, 7-7 पत्नियाँ होती थी और 6-6, 7-7 पत्नियों के 5-5, 6-6 पुत्र होते थे। तो किस किस को देखें, ठीक है। वो ऐसे ही पड़े घूमते थे, इसलिए उनके लिए धाय माता क्या कर दी जाती थी, नियुक्त कर दी जाती थी, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम है कि अकबर को जन्म देने के बाद इनके पिताजी और इनकी जो माँ है इनको छोड़कर चली गई थी। कोई सीरियस नहीं लिया था इनको। तो इनका जो लालन पोषण है वो माहम अनगा धाय माता ने किया था, धाय माता ने किया था। ये क्या थी, एक वकील थी। अब वकील से मतलब ये मत समझ लेना क्या सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ती थी, नहीं। ये छोटी मोटी पंचायतें होती है ना, तो उनमें महिलाओं के मामलों का ये निपटारा किया करती थी। तो माहम अनगा जो कि क्या होती हैं, दाय माता होती हैं। एक महिला और थी, उस महिला का मैं तुमको नाम बताता हूँ, शमसुद्दीन अतका खां, ठीक है। सॉरी, अतका खां, अतका खां। अतका खां का नाम आपको इसलिए याद रखना है, ये एक धाय पिता के रूप में इनकी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि माहम अनगा ने भूमिका निभाई थी, ऐसे ही अतका खां इन्होंने किसकी भूमिका निभाई, धाय पिता की, ठीक है। इन्होंने इनको बचपन में क्या दिया, संरक्षण दिया अपनी छत्र छाया में। देखो राणा बीरसाल के यहाँ तो जन्म हुआ, उन्होंने अपना महल इनके लिए दे दिया था कि भाई तुम यहाँ पे जितने दिन रहना चाहो रहो, तुमको जो कर। अब वो सेवा में तो नहीं रहेंगे इन लोगों की कि भाई मैं इसको देखूंगा, इसको खिलाऊंगा। तो ये दो लोग होते हैं, माहम अनगा और अतका खां।
महामनगा दाई माता की भूमिका निभाती है और अतका खां जो है वो दाई पिता की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एक नाम और आता है, वो नाम है जीजी अनगा। क्या नाम आता है? जीजी अनगा नाम आता है। दोनों नामों को आपको थोड़ा सा ये देखना, यहाँ पे माहम अनगा है और यहाँ पे जीजी अनगा है। तो जीजी अनगा कौन थी? जीजी अनगा वो महिला थी जो अकबर को दूध पिलाया करती थी अपना। ठीक है, क्या पिलाती थी? दूध पिलाती थी। तो ये बात आपको याद रखनी है, जीजी अनगा अकबर को अपना दूध पिलाती थी। तो इनकी माता तो इनको ये भी नहीं बोल सकती थी बुढ़ापे में बेटा दूध का कर्ज चुकाना। ठीक है, क्यों? दूध ही नहीं पिलाया था इसको। तो किसने दूध पिलाया? तो जीजी अनगा ने दूध पिलाया था। तो इनका जो बचपन है वो अपने माता पिता की छत्र छाया में नहीं हो पाता, यहाँ तक कि इनको अपनी माता का भी दूध नसीब नहीं हुआ था। तो ये आपको याद रखने हैं पॉइंट, क्योंकि किसी भी शासक को हम ऊपर से जानते हैं लेकिन अंदर उसके बचपन में क्या क्या चीज़ें घटित हुई थी ये चीज़ हम नहीं जानते। तो आप एक इतिहास के विद्यार्थी हैं तो अंदर की बातें भी आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो 3 नाम मैंने बताए। महामनगा दाई माता होती हैं जो एक वकील भी थी, संरक्षण करती हैं। अतगा खां ये दाई पिता होते हैं जो इनका संरक्षण करते हैं। अब जीजी अनगा होती हैं अकबर को अपना दूध पिलाती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और इनको थोड़ा बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद अब इनको कुछ राजपाट सौंप दें ताकि ये अपने कार्य सही से कर लें, कुछ सीख लें, कुछ समझ लें। आप लोग सोचिए अगर आपके मम्मी पापा आप लोगों को बचपन में छोड़ के चले जाएं, जब आप बड़े हों तब आएँ, तो आप लोग बहुत सारे सवाल जवाब उनसे करोगे, कहाँ गए थे छोड़ के हमें, ठीक है, और अब क्यों आए हो। चलिए तो मैंने अभी अनगा के बारे में बताया था आपको। तो अकबर भी क्या है इसके प्रति बहुत श्रद्धावान होते हैं और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो अकबर ने क्या किया था, इनकी मृत्यु पर अपना सर मुड़वाया था। और पूरे राज दरबार के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इनकी मृत्यु पर क्या अपना सर मुड़वाया था। तो इनको मुगल दरबार में बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त था। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हुई थी जहाँ पे इनकी मृत्यु के पश्चात पूरे मुगल दरबार के ज़्यादातर लोग जो थे उन्होंने अपने सिर मुड़वा लिए थे। तो आप लोग समझ सकते हो कितनी श्रद्धा थी अकबर के मन में इनकी प्रति। तो आप लोग नोट डाउन कर लेना ये पॉइंट और ये थ्योरी। ठीक है, अब देखिए एक और आदमी होता है, उसका नाम होता है बैरम खां। क्या नाम होता है उस आदमी का? बैरम खां। और बैरम खां कौन होता है? राजनीतिक संरक्षक होता है। राजनीतिक संरक्षक का मतलब होता है कि जब इसको हुमायूं के द्वारा इसका राजनीतिक संरक्षक नियुक्त किया जाता है तो इसको युद्ध संबंधित कला विद्या सिखाना, राजनीतिक सलाह देना कि आज हमको उस शासक पर आक्रमण कर देना चाहिए, उसकी स्थिति ऐसी चल रही है। तो समझते हो ना, पॉलिटिकल बातें करना, कूटनीतिक बातें करना, तो ये होते हैं इनके राजनीतिक गुरु के तौर पर। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है संरक्षक। कौन थे ये? संरक्षक। किसके संरक्षक? अकबर के संरक्षक। तो आप लोगों को लिखना है बैरम खां, ये अकबर के राजनीतिक संरक्षक थे और ये एंड तक रहते हैं। ठीक है, बाद में कुछ स्थिति परिवर्तन हो जाएगी। तो बैरम खां कौन होते हैं? संरक्षक होते हैं। किसके संरक्षक होते हैं? अकबर के संरक्षक होते हैं। इनको हुमायूं के द्वारा, इनको किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? हुमायूं के द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? इसको हुमायूं के द्वारा नियुक्त किया गया था। बैरम खां कौन था? आप लोग सोचोगे साहब ये कौन था? तो ये तुर्क था। ठीक है, ये कौन था? तुर्क था।
तुर्क से अपनी सेवा देने के लिए मुगल दरबार में आया था। तो याद रखना है आपको बैरब खां के बारे में। बैरब खां जो होता है वो हुमायूं के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा बैरब खां जो होता है इसको यार ए वफादार की क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी। किसकी, यार ए वफादार, ठीक है, यार ए वफादार की क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी। ये हुमायूं का सबसे विश्वसनीय जो सरदार थे उनमें से एक होता है, ठीक। तो आपको उपाधि याद रखनी है कि बैरब खां को कौन सी उपाधि धारण की गई थी, वो प्रदान की गई थी। तो यार ए वफादार की उपाधि जो है वो बैरब खां को प्रदान की जाती है। अब देखिए ये बहुत कुछ हमने लिखा दिया है, कुछ महत्वपूर्ण लोग थे उनके बारे में बता दिया है, ठीक है। अब देखिए एक महिला के बारे में मैं आपको बताता हूँ, रुकैया बेगम। इसका नाम क्या था, रुकैया बेगम। अब साहब इसके बारे में क्यों बता रहे हो, इसके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो महिला थी इसके साथ अकबर की जो शादी है वो सबसे पहले की गई थी, ठीक है। फेमस नहीं रही इतनी, लेकिन सबसे पहली पत्नी होती है जिसके साथ अकबर ने केवल 9 साल और कुछ महीने का था ये, तब इससे शादी कर ली थी, ठीक है। आप समझते हो 9 साल का बच्चा कितना बड़ा हो जाता है, ठीक। तो रुकैया बेगम ये काफ़ी बड़ी थी इनसे, ठीक है, लगभग 20-22 साल की थी रुकैया बेगम जब शादी की थी, और ये केवल 9 साल का था। तो रुकैया बेगम जिससे अकबर ने पहली शादी की, पहली शादी की, तो कब की, रुकैया बेगम जिससे अकबर ने पहली शादी की थी, और कब की थी, अगर आप लोग इसकी तिथि के बारे में जानना चाहो कि कब की गई थी, तो 1551 में इसके साथ शादी की गई थी, ठीक है, 1551। इसके अलावा इनको 1551 में ही कहाँ की सूबेदारी दी गई थी, तो गजनी की सूबेदारी दी गई थी। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लेना, 1551 में गजनी की सूबेदारी दी गई। कहाँ की सूबेदारी दी जाती है, गजनी की। गजनी कौन ले गया था, गौरी। किसको ले गया था, पृथ्वीराज चौहान को ले गया था, ठीक। 4 वास 24 गज अष्टुल अंगुल, कितने, अष्टुल अंगुल प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये बात किसने बोली थी, चंद्रबरदाई ने बोली थी, याद आया। तो वही गजनी है ये। तो 1551 में गजनी की सूबेदारी दी जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, आपको समझ आए होंगे। चलिए, इस बोर्ड को मिटाने में मुझे सबसे ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं 1551 में इनका क्या हो जाता है, रुकैया बेगम से विवाह हो जाता है। और रुकैया जो बेगम होती हैं उनके साथ विवाह होने के पश्चात एक युद्ध करा देते हैं इनका। कौन सा युद्ध करा देते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध करा देते हैं, ठीक है। और जो रुकैया बेगम थी वो किसकी बेटी थी, तो वो जो थी हिंदाल की बेटी थी, ठीक है। किसकी बेटी थी, हिंदाल की बेटी थी। हिंदाल कौन था, हुमायूं का भाई था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इनके चाचा की लड़की थी, ठीक है। चाचा की लड़की से क्या किया था इन्होंने, विवाह किया था। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन अलाउ होता है। केवल हिंदू संस्कृति में ऐसा नहीं है, वरना ऐसा होता आया है। अगर आप लोग दक्षिण भारत में जाओगे तो दक्षिण भारत में हिंदुओं के अंदर ही कुछ ऐसे विवाह संबंध स्थापित कर लिए जाते हैं, जैसे कि अगर कोई मामा की पुत्री है तो दक्षिण भारत के जो हिंदू हैं, ठीक है, वो भी ऐसा कर लेते हैं। यहाँ तक कि मिस्र के शासक जो थे, कहाँ के शासक, मिस्र के शासक थे। जब आप लोग हिस्ट्री ऑफ मिस्र पढ़ोगे तो जानोगे कि मिस्र के जो शासक थे वो अपनी पुत्री और अपनी बहन से भी क्या कर लेते थे, विवाह कर लेते। मैं शासकों के बारे में बात कर रहा हूँ, आम जनता के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है। जिन्होंने पिरामिडों का निर्माण करवाया था वो लोग ऐसा करते थे,
क्यों करते थे? क्योंकि रक्त की शुद्धि बनी रहे, अपना जो रक्त है, ठीक है, वो विशुद्ध ना हो। विशुद्ध का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे ग्रुप में शादी ना करने की मनाही होती है, उससे क्या होता है? रक्त विशुद्ध हो जाता है। हिंदू लोगों ने भी इस परंपरा को अपनाया है, जैसे कि वो लोग अपने गोत्र को बचा के रखते हैं, लेकिन अपनी जाति के अंदर शादी करने का प्रावधान होता है। उसका मतलब क्या होता है कि जाति का रक्त शुद्ध रहे। वो लोग अपने राज्य परिवार का रक्त जो है वो शुद्ध करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन लोगों की जो मानसिकता है वो अपनी सुनी हुई कहावतों के आधार पर चलती है। जब उनको ऐसी बातें सुनने में लगती हैं तो वो सोचते हैं छी 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 ये क्या कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो अकबर ने हिंदाल की बेटी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया, विवाह करा दिया। युद्ध कराते हैं, चलिए। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या होता है पानीपत का सेकंड युद्ध, ठीक, द बैटल ऑफ पानीपत। समझ आ गया आप लोगों को? अब समझ में आ गया तो किस किस के बीच में हुआ था? तो हुआ था किस किस के बीच में? एक थे अकबर, एक था हेमू, द ग्रेट किंग ऑफ हेमू। चलिए, तो युद्धकर्ताओं के बारे में बात करें, युद्धकर्ताओं के बारे में बात करें तो एक तरफ होता है अकबर और एक तरफ होता है कौन? हेमू, ठीक है। एक तरफ होता है हेमू। हेमू के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन सा सुल्तान था? 24वां सुल्तान था। अंतिम शासक हिंदू होता है जो दिल्ली की गद्दी पर क्या हुआ था? आसीन हुआ था। हेमू के द्वारा तोपों का प्रयोग नहीं किया गया था। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तो देखिए क्या होता है इस युद्ध में। अकबर और हेमू के बीच में क्या होता है? यह युद्ध होता है द बैटल ऑफ पानीपत। अगर हम किसके बारे में बात करें, तिथि के बारे में बात करें, किसके बारे में मैं बात करूं? तिथि के बारे में मैं अगर बात करूं तो 5 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1956 में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर के दिन हुआ था, ठीक है। समझ आया? पानीपत का सेकंड युद्धकर्ता अकबर और हेमू के बीच में होता है। और दूसरी ओर चलिए, अकबर की ओर से युद्ध कौन लड़ रहा था? तो अकबर की ओर से युद्ध लड़ रहा था बैरम खां। कौन युद्ध लड़ रहा था बच्चों? बैरम खां युद्ध लड़ रहा था। बैरम खां कौन था? अकबर का राजनीतिक संरक्षक था। समझ आ गया, ठीक है। और इधर से हेमू ही खुद युद्ध लड़ रहा था। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? इस युद्ध में हेमू की क्या होती है? पराजय होती है। हेमू के लिए इसको आकस्मिक घटना बोला गया है, क्योंकि हेमू के पास तोपखाना था। उसने ये समझा कि अकबर जो है वो सामान्य शासक होगा, क्योंकि पहले उसका नाम सुन नहीं रखा था, इसलिए ये अपनी आधी अधूरी सेना लेकर आया था और अपने तोपखाने को लेकर नहीं आया। इसने ये इस युद्ध को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। वैसे ही सोचा कि चलो कोई छोटा मोटा ही तो जमींदार है, लेकिन अगर हेमू इस युद्ध को हार जाता है, और इसलिए इसको एक आकस्मिक घटना बोला जाता है, ठीक है। आपके पास सारे हथियार उपलब्ध हैं और आप लोग एक डंडा लेकर युद्ध में चले गए, सोचा कोई छोटा मोटा होगा। हेमू ने एक प्रकार से अपने हाथ से गद्दी को निकाल दिया। ये अपने तोप खाने को लेकर नहीं आया, ना ही अपनी पूरी सेना को लेकर युद्ध के मैदान में आया था, इसलिए इसको आकस्मिक घटना बोला गया है। और अकबर के लिए इस जीत को एक देवीय सिद्धांत बोला गया। इतिहासकार बोलते हैं कि अगर हेमू ने थोड़ी भी जांच पड़ताल करवाई होती अकबर के बारे में, तो वो अपनी पूरी सेना को लेकर आता और पूरे तोपखाने को लेकर आता, और अकबर उससे युद्ध कभी जीत ही नहीं पाता। और जब अकबर उससे युद्ध नहीं जीत पाता तो तभी कहते हैं इतिहासकार कि हुमायूं मुगल वंश का अंतिम शासक होता, ठीक है। तो बैरम खां कौन होता है इस युद्ध का? संचालक होता है, संचालक होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, हेमू की हार को आकस्मिक घटना माना जाता है, ठीक है। आकस्मिक
घटना माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने पूर्ण तैयारी के साथ युद्ध नहीं किया था, इसके पास सब कुछ था, तोपें थी, लेके नहीं आया। ठीक है, अब इससे बड़ा पागल कौन होगा। आगे देखिए, और अकबर की जीत को क्या बोला जाता है? देवीय अकबर। अकबर की जीत को देवीय अवसर कहा जाता है। ठीक है, देवीय अवसर कहा जाता है। समझ आया बिल्कुल आपको? ठीक, तो ये था बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। अब हम पता है कब मिलेंगे? कल मिलेंगे। कब मिलेंगे? इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।